मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। हाँ हाँ, वहीं वहीं से तीसरी बार हुए। तो सर उस क्षेत्र में अब तक किस तरह का कार्य किया गया है? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक दिन की बात नहीं है। और सौभाग्य से जब हमको विधायक बनने का अवसर मधेपुरा के महान जनता ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से जब टिकट मिला, तो वहाँ की जनता ने जो बड़े मत के अंतर से जिताया था। और मैं आपको ये बताऊं कि चुनाव जीतना ही बड़ी बात नहीं थी। चुनाव अपने आप का, जो 2010 का चुनाव था, वो भी अपने आप में एक अलग चुनाव था। नीतीश कुमार जी एक हफ्ते तक वहाँ टिके थे। शरद यादव जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे जदयू का। उनका गृह क्षेत्र था और होम कॉन्स्टिट्यूंसी का हेडक्वार्टर था। उन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। फिर भी वो चुनाव हमारे मधेपुरा के महान जनता ने हमको बड़े मत के अंतर से जिताया। फिर दूसरा चुनाव तो साथ ही हुआ महागठबंधन का, तो 2 वोट 2 वंचितों के, बहुजनों के लीडर मिले थे, तो वोट की कमी ही नहीं थी। फिर इस बार चुनाव था, तीसरा चुनाव था। यहाँ एक बड़े भारत के अपने आप को सुरमा कहने वाले पप्पू जी भी चुनाव लड़ रहे थे। अपनी जमानत गंवा करके आए वहाँ से, मधेपुरा से। तो ये चुनाव तो फिर अपने आप में बड़ा है। दूसरे तरफ हमारे जो ग्रेट बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जो मंडल आयोग के चेयरमैन थे, पिछड़ी जाति आयोग के चेयरमैन जो बनाए गए थे, उनका स्वयं का पोता चुनाव लड़ रहा था, निखिल मंडल जी। बड़ा भाषण देते हैं डिबेट में, गोल गोल बोलते हैं। मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एमएलए में क्या हाल हुआ सो तो अब उन्हीं से पूछिएगा। सर एक मतलब पर्सनल है, ये मेरा पर्सनली प्रश्न है सर, कि आप प्रोफेसर इसलिए पूछा जा रहा है सर ये प्रश्न कि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में लगभग, लेकिन ख़ास तौर से बिहार में सबसे ज़्यादा जातिगत आधार पर चुनाव होता है सर, ऐसा क्यों? देखिए, हम तो ये कहेंगे इस मामले में कि बड़े लोगों ने एक जाल बिछाया और जाल में लोग फंसते चले गए। आपने जो सवाल किया कि जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं, वैचारिक आधार पर चुनाव कराने का ही, चुनाव होने का ही बिहार में एक आइडियल वातावरण था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चुनाव सिर्फ जातिगत आधार पर होता हो बिहार में, वह आज की सच्चाई है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मान लीजिए वंचित लोग अपनी गोलबंदी किसी लीडर के पीछे दिखाते हैं, दुर्भाग्य से उसमें छेद हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण इसको कहा जाए। लेकिन आज जब चयन में लोग अपने बहुजनों के प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय समाजवाद को देख करके कोई रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, तो इस पर आप जैसे लोग की टिप्पणियाँ आती है। लेकिन ज़रा ये बताएं कि अम्बेडकर साहब उस ज़माने में तो 100 बरस से ज़्यादा हो गया। अम्बेडकर साहब को फाइल सरकार के दिया जाता था टेबल पर। अम्बेडकर साहब के हाथ में संचिकाएँ नहीं जाती थी। कौन लोग थे? अम्बेडकर साहब इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, 100 वर्ष के ज्ञानी साबित हुए। जब संविधान के अध्यक्ष थे निर्माण करते होते समय, उस समय उनको फाइल ड्राफ्ट कमीशन के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमीशन के, और चेयरमैन को संचिकाएँ सरकार के दी जाती थी। उनका जो चपरासी होता था उनके सरकार की दी जाती थी, हाथ में नहीं दी जाती थी। तो इसलिए कि वह अछूत थे, जो मनुवादी संस्थाओं द्वारा जाति व्यवस्था में अछूत छूत का भाव लाया गया। वो बेचारा अछूत जाति के थे। तो उस जमाने में जब स्वतंत्रता की का जंग हमारे पुरखे लड़ रहे थे, उस ज़माने में भी संचिकाएँ छू करके उनके हाथ में न दी जाती थी, टेबल पर सरकार के दिया जाता था। तो आप समझिए कि इसको आप क्या कहेंगे? क्या इसको जातवाद नहीं कहेंगे? कौन है व्यक्ति वह?
अंबेडकर साहब इस देश का पहला व्यक्ति जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किए, जो इंडियन स्कूल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए। तो पहला व्यक्ति, हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति, कोई पंडित नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई बड़ी जाति नहीं, एक अछूत वंश में पैदा होने वाला व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी हुआ कि वो पहला व्यक्ति बना। जरा हमारे देश को गर्व करना चाहिए और ये समझना चाहिए देश के ऐसे लोगों को जो जातवाद में इसे देश के जो असली मिल्कियत है उसको झोंक रहे हैं, जो मनुवाद थोपना चाहते हैं, बंच ऑफ थॉट गुरु गोवलकर की सिद्धांत को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, जो मनु सिद्धांत को पुनः लागू करना चाहते हैं। उनसे ये सवाल है कि साहब अंबेडकर साहब भारत माता के बहुरत्न गर्भाओं में से सबसे बड़े रत्न अंबेडकर साहब पहला भारतीय बने जो दुनिया में परचम लहरा करके और फिर गए लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सबसे माननीय विश्वविद्यालय आज तक कहे जाते हैं, और फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर के पीएचडी किए। उनका कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्र विभाग का जो एंट्री पॉइंट है, मालूम हम तो गए नहीं हैं लेकिन देखे हैं विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से और फिर लिटरेचर भी पढ़े हैं कि भाई उनका बुत लगाया गया, उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, और हमारे यहाँ उनको अभी भी गालियाँ दी जा रही है। संविधान के साथ रोज़ छेड़छाड़ हो रहा है। अभी मोदी जी रोज रात दिन अंबेडकर का नाम लेते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी जी के सपनों को रोंद रहे हैं, अंबेडकर साहब के सपनों को रोंद रहे हैं। और देखिए चालाकी किस बात की है, उसी चालाकी में वो मनुवादी साजिश के शिकार हो रहे हैं या उनके प्रपंच में फंसे हुए हैं। कहने के लिए तो कहते हैं हम वंचित हैं, ओबीसी हैं, मगर सारा काम तो वो मनुवादियों का कर रहे हैं। तो ये कहना है कि अंबेडकर साहब को जब लोग छूने से परहेज करते थे, और अंबेडकर साहब भी एक प्रपंच के शिकार हुए, उनकी एक तरह से हत्या की गई, मैं मानता हूँ। और बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे, आपको भी मालूम होगा, हो सकता है आप न पढ़े हों, हम लोग पढ़े हैं। हमारे लोगों का ये आरोप है कि अंबेडकर साहब एक स्वाभाविक मौत नहीं मरे हैं। जिस ढंग से सुभाष चंद्र बोस को साजिशपूर्ण ढंग से मौत के घाट उतारा गया, उसी ढंग से अंबेडकर साहब भी किसी साजिश के शिकार हुए हैं। हमारे सब बहुजन मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो कौन है वह व्यक्ति जात के नाम पर? चापाकल कुआं छोड़िए, पोखर तक में पानी पीने नहीं दिया जाता था। वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रहने वाले महार जाति के लोगों को क्यों आज जानते हैं आप कि विजयोत्सव मनाया जाता है भीमा कोरेगांव में साल में एक बार, और वहाँ भी मनुवादी प्रपंच चलते हैं। तो कौन है भीमा कोरेगांव के सरपरस्त? क्या हुआ था भीमा कोरेगांव में? 500 महार सैनिक, 28,000 ब्राह्मण पेशवाई सैनिकों को खदेड़ करके और दुरुस्त किया था। तो ये समझना चाहिए कि जात के नाम पर पोखर तक में पानी नहीं पीने दिया जाना। आज के तारीख में भी छुआछूत बदस्तूर जारी है। ठीक है, एक अंश में ढीला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो बड़े लोग हैं अभी भी अछूत जाति को अपने यहाँ बैठाना नहीं चाहते हैं, पानी पिलाना नहीं चाहते हैं। तो जाति व्यवस्था ये किनका देन है? जिनका देन है वही आरोप लगाते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति आधारित वोट होता है। कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं हो रहा है। हमको लगता है दिल्ली में मल्टी कास्ट प्रेशर है, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, तो वंश परंपरा, जाति परंपरा देख करके ही तो वोट हो रहा है। और अभी नई बात आ गई है कि भैया आपको कोई जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से अक्षम हैं, विकास आपके सत्ता प्रतिष्ठान के बूते की बात नहीं है। तो आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, आरोप कमज़ोर लोगों पर लगाए जाते हैं। भैया एक राफेल 550 करोड़ का आप 1600 करोड़ में खरीद सकते हैं। सत्ता में आते ही आप लोगों को सूचना के अधिकार के जो कांग्रेस के समय में इन्हीं लोगों के आंदोलन के बल, अन्ना हजारे के आंदोलन के बल जो प्राप्त हुआ था, सूचना के अधिकार का पर कतर दिया आपने। तो आप तो लोकशाही को ख़त्म करने में लगे हुए हैं लोग। तो जो लोकशाही ख़त्म करने में लगे हुए लोग हैं
उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गलमाही कर रहे हैं। अब तो ये भी देख रहे हैं कि एक नया चैत्र आंदोलन का फिक्स किए हैं कि जो आंदोलन करेगा, जी यही प्रश्न पूछने वाला था सर। जो आंदोलन करेगा उसको नौकरी नहीं देंगे। अब ये बताइए कि ये लोकशाही चल रही है यहाँ कि तानाशाही चल रही है? भैया अपना हक के लिए लड़ना, आप नहीं, ह्यूमन राइट का मामला, आप नीतीश बाबू को सोचना चाहिए कि आप किस आंदोलन के गर्भ से आए हैं। आप तो अगर आज जेपी साहब जिनके सरपरस्ती में आप आंदोलन में थे, चल रहे थे, दूसरे तीसरे दर्जे के आंदोलनकारी थे, लालू जी के सहयोगी थे और हमारे आदरणीय नेता के सरपरस्ती में चल रहे थे, तो साहब आप जिस आंदोलन के गर्व से आपको जो भी पहचान मिली, आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, कैसे है नहीं उसको छोड़ दीजिए। ये बात तो सच है कि बिना बैसाखी के आप हो भी नहीं सकते हैं, चाहे बैसाखी जहाँ से भी लीजिए, तो बिना बैसाखी के आप हो नहीं सकते। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जिस 74 आंदोलन के गर्व से आपको ये सत्ता मिली है और सत्ता प्रतिष्ठान पर कब्जा करके आप उन्हीं लोगों के खिलाफ में लोकशाही और लोकतंत्र को रौंदते हुए छात्रों के जो अपने हक हकूक़ के लिए लड़ेगा उसको कहते हैं सरकार में नौकरी नहीं देंगे। एक तो नौकरी हो नहीं रही है। अब इनके जो सरपरस्त हैं मोदी जी, सब चीज़ को सड़क ट्रांसमिशन तो क्या क्या, रेल रोडवेज सारा चीज़ तो हो गया, अब तो निजीकरण। अब क्या होगा? अब नौकरी होगी क्या? ये घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारा काला करतूत समाज के सामने आने वाला है, इसलिए लोकशाही को ख़त्म करके तानाशाही का वातावरण पैदा करो, भय पैदा करो। लेकिन इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा देर के लिए अपनी पीठ थपथपा लें, भय पैदा करके आप चाहें कि हम सत्ता शासन को दूर तक खींच लेंगे, अब ये आपके बस की बात नहीं है। अब जनता जान चुकी है, अभी किसान संघर्ष ये संपूर्ण क्रांति की ओर जा रहा है, समाज इसमें आएगा और सत्य सामने आएगा। ये जो मुसलमान माने पाकिस्तान और सिख माने खालिस्तान, ये जो बंटवारा करने वाले हैं लोग हैं, ये देश के हिमायती हैं क्या? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं कि जोड़ने वाले लोग हैं? निश्चित रूप से इनका बस चलेगा तो देश कई खंडों में विभक्त होगा। ये भावनात्मक रिश्तों को ख़त्म करना चाहते हैं, एक दूसरे में जो भाईचारगी का संवाद संदेश था उसको ख़त्म करके देश को ताकत देना चाहते हैं। ये लोग किसी प्रकार से सत्ता प्रतिष्ठान पर कब्जा करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को मजबूत करके तानाशाही थोपना चाहते हैं। अब ये दिन दूर नहीं जब देश की जनता दुनिया के अन्य देशों के तरह सत्ता पर कब्जा करेगी और ऐसे काले करतूत वाले लोगों को मतलब सत्ता से खदेड़ेगी।